काफी सारे स्टेट्स में अभी उन्होंने चार्जेस पे कैप लगाया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अब तो कैप्स अनाउंस किया है। तो कुछ बेड्स के ऊपर या फिर कुछ जगह तो सिर्फ कोविड ट्रीटमेंट के ऊपर कैप्स लगाया। वो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट किया है। लेकिन जो कैप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने बोला कि यहाँ तक इतना तक ही आप चार्ज कर सकते हैं अगर आईसीयू बेड है, अगर नॉर्मल कोविड बेड है या विद वेंटिलेटर है तो इतना चार्ज कर सकते हो। इस टाइप का कैप उन्होंने लगाया है। लेकिन ये ग्राउंड में कितना काम कर रहा है, इस पे काफ़ी सवाल है। क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो पेशेंट को पता नहीं है कि कितने ऐसे बेड अवेलेबल है जिस पे ये प्राइस कैप एप्लीकेबल है। और मोस्टली हॉस्पिटल्स ऑब्वियसली उनका तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि पेशेंट को वो चीप वाले बेड्स या गवर्नमेंट के रेगुलेटेड बेड्स पे लगाएं। तो मोस्टली पेशेंट्स को बताते हैं कि ये बेड अवेलेबल नहीं है, आपको लेना है तो ले लो। तो अगर आपका पेशेंट बहुत सिक है तो आपके पास ज्यादा चॉइस है नहीं। तो आपको लेना ही पड़ेगा जो भी बेड ऑफर कर रहा है। हर रोज हम पढ़ रहे हैं कि एक पेशेंट 6 हॉस्पिटल घूमना पड़ा, 10 हॉस्पिटल घूमना पड़ा बिफोर दे गॉट अ बेड। तो ये सारा मतलब जो कंट्रोल गवर्नमेंट लगा रखा है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो एज़ ऑफ नाउ पेशेंट्स को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो कैपिंग मैकेनिज़्म से कुछ अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कितना ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, इसी के ऊपर डिबेट है कि चार्ज करने की ज़रूरत है क्या? इतना एक्सपेंस होता है क्या? दीज़ आर द थिंग्स अबाउट व्हिच वी आर हैविंग अ डिबेट। And mostly it's not, like I said, it's not just for COVID. This has been happening all through. जब से private sector has become dominant player in healthcare, तब से ये प्रॉब्लम है कि they are charging whatever they want. गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। बस अब ये है कि कोविड के टाइम में ये ज्यादा फोकस में आ गया, वो भी इसलिए क्योंकि लॉर्ड ऑफ मिडिल क्लास पीपल जो है, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट, दे आर फीलिंग द पिंच। तो अनलाइक पुअर पीपल जिनका आवाज कोई सुनते नहीं है, मिडिल क्लास को जब कुछ होता है तो वो काफी वोकल होता है, काफी लाउडली कंप्लेन करते हैं और डिमांड करते हैं कि इस पे कुछ किया जाए, और इसलिए गवर्नमेंट भी जल्दी से रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं। नहीं तो हाई एक्सपेंस तो इज एन इश्यू जो पुअर पीपल काफी डेकेड से ये फेस कर रहा है। और हेल्थ केयर की वजह से जो लोग बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, एंड पीपल हु आर पुश बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंस, ये सब कुछ नई चीज नहीं है इंडिया में। It's just that now these things are coming into focus because the biggest security threat we have now in this country right now is a pandemic. It is a health issue. इसलिए ये सारा चीज अभी फोकस में आ गया है, बस यही है। As long as private sector was not so dominant, तब तक तो ठीक था। But one thing we have to accept ki right from the time, from very long back, private sector, more than half of healthcare services are delivered by private sector। ना वो आज की बात नहीं है, लेकिन अब बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया उनका शेयर इन हेल्थ सेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा एनआरएचएम और ये सारे जो रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू और ये जो फंड्स गवर्नमेंट ने पंप इन किया हेल्थ सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ, उसके वजह से काफी कुछ जो है, they have managed to increase the share of public sector healthcare to a little bit। बट फिर भी अगर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है कोई भी सेक्टर में, तो क्या होता है कि दे विल सेट द टर्म्स, कि वो लोग डिसाइड तय करेंगे कि ये इसका दाम क्या होगा। तो व्हेन पब्लिक सेक्टर में कुछ है ही नहीं तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये इन्हीं के ऊपर आप डिपेंडेंट है। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो वही लोग तय करेंगे कि आप इसके लिए कितना पे करना है। सो दिस हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम बियॉन्ड द पॉइंट। गवर्नमेंट भी पुश नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम को प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। क्योंकि एज वी नो, कोविड के टाइम में मोर देन जस्ट ऑर्डिनरी बेड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड्स चाहिए, आईसीयू बेड्स चाहिए। और गवर्नमेंट सेटअप में आईसीयू बेड्स और ये ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी है। And it is much more of a bigger problem for government because, for example, दिल्ली के अगर आप लेंगे एग्जांपल, तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट का पैनल ने स्टडी किया था, उन्होंने ये बोला कि 300 आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड्स जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, 800 बेड जो है प्राइवेट सेक्टर में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है 800 और 300, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के फैसिलिटी में।
तो if that is the condition, then you have no other option. तो गवर्नमेंट को डिपेंड करना ही पड़ेगा प्राइवेट के ऊपर। तो बियॉन्ड द पॉइंट अगर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेंगे तो वो भी बोल देंगे कि हम नहीं करेंगे, और या फिर हम एज विच इज द कांस्टेंट एक्सक्यूज कि वी आर ब्लीडिंग, हम बड़े लॉस में चल रहे हैं, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, and so on and so forth. PMJAY, in the first place, in the pandemic, we have to look at what percentage has actually used PMJAY. It's a tiny percentage of the patients who have actually taken hospital services. So within that tiny percentage, if you look at it, the really poor people who go to hospital, कोई भी अस्पताल ये नहीं चाहता कि PMJAY के तहत ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि the rates are very low. तो वो नहीं चाहते कि उसके अंदर ट्रीटमेंट हो। And many hospitals are not empaneled. So you have to first find out कि अगर मैं my father, mother, family में कोई अगर बीमार है, and in the middle of the night or in the middle of the day I am running to the hospital, मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन सा अस्पताल empaneled है, PMJAY में है, आयुष्मान में है या नहीं है, ये सब देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं जो भी अस्पताल है वहां दौड़ जाऊंगी। वंस आई टेक माय पेशेंट देयर, दे विल से, एंड इफ आई से कि मुझे आयुष्मान में कार्ड है, आप मुझे एडमिट कर लो, एंड यू फाइंड कि वो अस्पताल आयुष्मान में है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर नॉट देयर, दे आर नॉट एम्पैनल्ड बिकॉज दे डोंट वांट टू, क्योंकि रेट्स काफी लो है, दे डोंट वांट टू बी एम्पैनल्ड इन दिस स्कीम। So if that is the case, you are expecting कि patient दौड़ दौड़ के पता करेगा, last in an emergency situation you will find out कि कौन सा अस्पताल मेरे सबसे निकट है, वो जहाँ पे ये स्कीम अवेलेबल है, और वहां जाके फिर लड़ाई कर लो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ कि मुझे ये स्कीम के तहत ट्रीटमेंट दे दो, क्योंकि कोई भी नहीं देना चाहता इस ट्रीटमेंट के तहत। फिर भी ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट कि पेशेंट एक इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारा पता करके कर लेंगे। इट्स द सेम स्टोरी विथ रेगुलेटेड बेड्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट हो या चाहे तेलंगाना गवर्नमेंट हो, दे आर ऑल सेइंग कि हमने कंट्रोल किया हुआ है कॉस्ट, लेकिन अगर इन एन इमरजेंसी मैं अस्पताल पहुंच जाऊं एंड दे आर टेलिंग मी, एवरी गवर्नमेंट इज सेइंग हमारा एक ऑफिसर वहां पे हर एक अस्पताल में बैठा हुआ है ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए, और वो लोग पता कर रहे हैं कौन सा बेड फ्री है, कौन सा नहीं है। ये जो अफसर वो ये लोग बता रहे हैं कि वहां पे बैठे हुए हैं, at least from whatever we have found talking to patients, talking to people who are helping patients find beds, we have found कि किसी ने ये अफसर से मिला नहीं है। ये अफसर कहाँ बैठते हैं, क्यों नहीं किसी को मिलते, why are they not in a place where people can find them easily, ये सारा क्वेश्चन जो है इट इज स्टिल अनआंसर्ड, कि ये दे से 24/7 एक ऑफिसर है हर एक अस्पताल में। But whenever people go to the hospital, the hospitals often say that ये फलाना बेड है, फलाना बेड नहीं है। तो if you need an ICU बेड, साधारण बेड है, ICU बेड है नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो वो फुली पेड वाला बेड अवेलेबल है। तो इमरजेंसी में what do you expect the patient to do? They will take it. They will take it and then they will get into trouble. Law की कोई कमी नहीं है देश में। We have lots of laws कि नेग्लिजेंस हो या इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है कि इमरजेंसी में यू कैन नॉट डिनाई ट्रीटमेंट, कि किसी को भी आप ना नहीं कह सकते, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये सब के बेसिस पे मैं कोर्ट केस तो फाइट कर सकती हूँ, लेकिन वो तो बात की बात है ना। मुझे जब चाहिए होता है बेड, उस टाइम फोन क्या करूंगी मैं? उस टाइम तो आई कांट थिंक अबाउट गोइंग टू कोर्ट एंड ये वो दोस थिंग्स। तो उस टाइम के लिए वर्किंग सिस्टम्स चाहिए, वो है नहीं। और चलिए मान लिया कि उस टाइम सिस्टम नहीं है, तो सिस्टम को काम कराने के लिए मैं बाद में जाके केस फाइट किया। तो नोइंग आवर जुडिशरी वी नो कि एक केस फाइल किया तो कितने साल तक चलता है, और एन ऑर्डिनरी पर्सन फाइटिंग अ केस कितना, मतलब कोई आदमी उसके पीछे लग सकता है, ये भी सबको पता है, अस्पतालों को खासकर पता है, क्योंकि उनके पास पैसे भी है और अच्छे अच्छे लॉयर भी है, एंड दे कैन फाइट यू फॉर अनदर 5, 6, 7 जितने भी साल। तो ये सारा प्रॉब्लम है ही कि लॉज आर देयर, लेकिन द लॉज इम्प्लीमेंट करने वाले कोई नहीं है। और जब तक एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, जब तक पब्लिक एंगर नहीं है कि पब्लिक बोले कि ये हमको चाहिए और पब्लिक होल्ड्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, तब तक इसमें कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि चीजें बदलते हुए भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले कोविड की वजह से भी जब बिल्स बहुत सारे लाखों का बिल आने लग गया, एंड जनरल पब्लिक एंगर इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट को
फोर्स करके ये करना पड़ा कि एटलीस्ट दिखाना पड़ा कि हम कुछ रेगुलेट कर रहे हैं. So it is possible. अगर public anger is very high, तो government is forced to do something. वो समथिंग अगर इफेक्टिव है या नहीं वो अगला स्टेप है. लेकिन इट इज अ फैक्ट कि इफ देयर इज अ पब्लिक मूवमेंट, इफ देयर इज इनफ पब्लिक एंगर है, तो फिर गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू एक्ट. सो वन इज ऑफ कोर्स दैट सिंस यू नो कि देयर इज ओवरचार्जिंग हैपनिंग, व्हाट इज इट, ए सिंपल सी बात है कि यू शुड बी डूइंग एन ऑडिट ऑफ द बिल्स. श्योरली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई एम अ ले पर्सन, मुझे बिल अगर आप पकड़ा भी दोगे तो व्हाट विल आई अंडरस्टैंड? मुझे बिल का कुछ समझ आएगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा. इतना लंबा मतलब 20-20 पेज के बिल देते हैं. एक्चुअली टू बिगिन विथ बिल कोई देते नहीं है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इट इज माय फंडामेंटल राइट टू गेट अ डिटेल्ड बिल. वो तक नहीं मिलता पेशेंट को जब तक पेशेंट फाइट नहीं करता. The bill that you get is usually one page, what they call consolidated bill. उसमें कोई डिटेल नहीं होगा कि किस चीज पे कितना खर्चा हुआ है. Now, if I fight with the hospital and I say कि नहीं नहीं ये मेरा राइट है, मुझे दे दो, मुझे आइटमाइज्ड बिल चाहिए. अब आइटमाइज्ड बिल बोलोगे तो वो बोलेंगे कल आ जाओ, परसों आ जाओ, अभी तैयार नहीं है. When they want you to make a payment, तब इनके पास फटाफट बिल का प्रिंट आउट निकालना, स्कैन करके आपको व्हाट्सएप करना, आप जहां पे भी बैठे हो वहां पे बिल भिजवाना, ये सब बड़ा आसानी से हो जाता है जब तक पैसे नहीं मिलता. एक बार पैसे मिल गया और आपका पेशेंट वहां से निकल गए, उसके बाद आप पूछ लो कि आइटमाइज बिल चाहिए तो फिर मिलता नहीं है. एंड देयर इज नो एजेंसी विच विल हेल्प अ पेशेंट टू गेट दीज बिल्स. तो एक तो वो बात हुआ कि अगर बिल चाहिए तो दैट इटसेल्फ वही एक महाभारत है कि बिल मिलना, सिर्फ आइटमाइज्ड बिल. एक बार बिल मिल भी गया मुझे हाथ में, तो एज अ नो ऑर्डिनरी पर्सन, एज अ कॉमन मैन, हाउ डू आई अंडरस्टैंड व्हाट द बिल इज? दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ रैंडम चेकिंग ऑफ ऑडिटिंग ऑफ. अभी सिर्फ एक ही तो डिजीज अभी चल रहा है हर जगह. आप why can't you pick up random COVID bills from 120? ऐसा भी नहीं कि मतलब हजारों की तहत पे हॉस्पिटल्स है. There is only 120, 140 hospitals in this entire city. In most cities उतने ही है. The largest number of hospitals जहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट are being treated, they will be मुश्किल से 50 अस्पताल होंगे जहाँ पे सारे मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड. वो 50 अस्पताल के आप बिल नहीं उठा सकते, आप बिल देख नहीं सकते, कोई बैठ के उसको ऑडिट नहीं कर सकते. So I mean, how can the government claim that they don't know what needs to be done? These are the things which the government needs to do. And if you are auditing a bill and you find there is overcharging, exemplary punishment होना चाहिए कि ऐसे punishment हो कि बाकी कोई करने से पहले सोचे. That it has to be a deterrent value. Like I said, to be honest, patients are quite helpless. But the least you can do is at least you can ask questions. Again, we are expecting a lot from the patients. बहुत ज़्यादा हम expect कर रहे हैं. अगर we are expecting कि उस emergency के बीच में patient is able to think of all these things. कि ये government वाला bed है, economically weaker section के लिए bed है, और फिर fully paid वाला bed है. So they have to find out कि ये 3 कैटेगरी में से कौन सा बेड अवेलेबल है, कौन सा खाली है, मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर उन्होंने ना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हेल्पलाइन पे फोन कर सकता हूँ. हेल्पलाइन कोई नहीं उठाया तो मैं क्या करूँ? सो ये सब पेशेंट के लिए वी कैन गिव देम द हेल्पलाइन नंबर भी दे सकते हैं, उनको ये भी बता सकते हैं कि इतने सारे बेड्स है. बट वही है कि इमरजेंसी में ये सब काम करेगा क्या? नहीं होगा. बट द बेसिक थिंग यू कैन डू इफ यू थिंक कि बाद में जाके कुछ मैं कर सकता हूँ, इज बेसिकली कि पेशेंट्स शुड से कि आइटमाइज्ड बिल चाहिए. वन, एवरी डे दे आर सपोज टू गिव यू, इफ यू आस्क, एवरी पेशेंट इज सपोज टू गेट व्हाट दे कॉल अ प्रोविजनल बिल, डेली बिल. तो प्रोविजनल बिल मिलने का ये फायदा है कि मुझे पता चलता है कि मीटर कितना चला, क्योंकि द मोमेंट आई एंटर अ हॉस्पिटल मीटर चालू हो जाता है. तो रोज का मीटर कितना तक चला ये मुझे कुछ अंदाजा लग जाएगा. इतना धक्का नहीं लगेगा कि 10 दिन के बाद मेरे सर के ऊपर एक 20 लाख का बिल पटक दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि इतना सारा बिल बढ़ रहा था. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर अ प्रोविजनल डेली बिलिंग, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चल रहा है. द अदर थिंग इज, it is well within your rights to ask the doctors to give you treatment synopsis every day, ताकि अगर आपको एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए,
और आप किसी और को दिखाना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे पेशेंट को ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज जो है पेशेंट डिमांड कर सकते हैं। अब द रियलिटी इज पेशेंट्स आर सो स्कैर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, क्योंकि उनका अपना कोई अस्पताल में एडमिटेड है। ज्यादा एग्रेसिव होने से वो लोग डरते हैं कि उनके पेशेंट के ऊपर कुछ ना हो जाए, या डॉक्टर उनके पेशेंट को इल ट्रीट ना करे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। द मोमेंट द पेशेंट गेट्स एग्रेसिव, वो पेशेंट केयर के ऊपर इफेक्ट होता है। वो जैसे देयर वाज एन हॉस्पिटल, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, जहां पे इन्होंने ये सारा सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो इनके फादर को ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि फादर रोते हुए फोन कर रहे हैं बेटे को कि मेरा डायपर हैज नॉट बीन चेंज्ड, आई एम लाइंग इन अ सॉइल डायपर फॉर सो लॉन्ग, nobody has come to change my diaper. Why? एक इतना बड़ा प्राइवेट अस्पताल में why does he get that sort of treatment? Only because his son is getting aggressive. So वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि if you ask too many questions, we can do this also. That is the level of powerlessness of patients. Patients बड़ा ही helpless और vulnerable है when they are once you are inside a hospital. Constitution में तो काफी कुछ है कि पुलिस के बारे में भी है, सब चीज के बारे में है, लेकिन काफी कुछ लॉज जो है हमारे देश में वो ब्रेक होता है या एनफोर्स नहीं होता। तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, द पॉइंट इज लोग कितना इम्पोर्टेंस इसको देते हैं। when we as elect, I mean the only time we have any power in our hands is when election comes. तो ये तो सही कि the rest of the time the government की अपनी मनमानी है mostly. And now right now we are in an even more vulnerable position because आप जो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करते हुए आप एक प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट आप जुडिशरी के पास चले जाएंगे, तो जुडिशरी भी बड़ा अच्छा जजमेंट देंगे कि रेगुलेट होना चाहिए, आप कुछ करो, हाउ कैन यू नॉट डू दिस टू द पब्लिक, हाउ कैन यू अलाउ पब्लिक। बड़ी बड़ी बातें बड़े सारे होते हैं, अच्छा भी लगता है सुनने में, पब्लिक भी बड़ा खुश हो जाता है कि देखो जुडिशरी हमारा बचा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि जुडिशरी से लेके एग्जीक्यूटिव से लेके लेजिस्लेटिव, ये तीन जो हमारे पिलर्स ऑफ आवर कंट्री, ऑल दीज पीपल हु मेक दिस अप, उनका अपना ट्रीटमेंट तो बड़ा सिक्योर है। ऑल ऑफ देम आर कवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एम्प्लॉय स्कीम, सीजीएचएस। स्टेट में जाओ आप तो स्टेट का अपना एम्प्लॉय स्कीम होता है। तो ये सारे के सारे जितने सरकार में बैठे हुए हैं वो अपना तो अच्छी तरह से देख रहे हैं, और अपना ट्रीटमेंट वो नॉर्मली गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं करते। वो लॉस को भी तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख दिया, रीराइट कर दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी वो प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं अपना, और वो पैसा भी आप वो पब्लिक पैसे से देंगे, हमारे टैक्स पेयर मनी से वी विल पे फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस, unless these people get the same treatment, go to the same government hospitals as all the rest of the poorest of the poor go, तब तक these things will not change. जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नेता हो, all of them are getting today treated in the private sector. वो क्यों प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट काम करेंगे, वो क्यों प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ बोलेंगे? क्योंकि they all go there for treatment, they are all grateful to the private sector, they all have friends, they all have huge obligations to doctors in the private sector, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जान तो वही बचाया है। तो because they never go to the government hospital anymore, इसलिए गवर्नमेंट अस्पताल का जो भी हाल हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। So if we want things to change, ये भी it is only about 15 to 20 years back that the law was changed. 15 to 20 years back they changed the law that they can go to a private hospital and we will pay the bills. We, as in the people of this country, will pay the bill. If you want an honest opinion, everybody will go back to as things were. I don't think anything will change unless we, I mean, the public decides that to hang on to the anger and do something constructive with the anger. Other than that, otherwise, how do you expect the public is going to do anything about it? Let's look at it this way. 90% of this country is struggling to make a living. That's the reality of India. They earn very little and they're struggling to make a living. Ab lockdown ke time mein to millions have lost their job, and we are expecting ki they will now become a big movement, they will change the country. वो अपना 2-3 square meals देखें
अपने बच्चों का पढ़ाई और खाना देखे, या will they join a movement? We need a civil society movement. We need people who will come forward and fund the movement to, actually make some change here. But the reality, if you ask me, is that yes, everybody is aware of this, but like I said, this is nothing new. Poor people have known this all the time. This is not the first time that they are talking about it. They have been talking about how health is unaffordable for a long time. Abhi, like I said, the reason why it is becoming such a big issue is because one, because it's a pandemic, and pandemic is the only news that we are seeing now. Whether koi bhi media aap dekh lijiye, it is all about the pandemic. And since this is one aspect of the pandemic, this is also getting a lot of publicity. Two is because the middle class is hugely affected. Unko, I mean, there is a large number of them who never imagined that they would be caught in a situation like this. So they are being affected, and they won't stay quiet. And their voices are very loud, and they have far more influence on a lot of things than poor people who have been facing this situation for decades. So hopefully, I mean, we are all hoping, we are all writing, we are all talking about this in the media. The hope is always key. At least from now on things will change. अब से जो है, for example, finance commission ने अभी बोला है कि we are going to extend our जितना public नहीं बोला वैसे, they only said health के ऊपर spending हम 2.1% कर देंगे of the country's GDP. अब from in 2012 अगर आप national health policy उठा के देखेंगे तो they were talking about a 3%. तो 12 से लेके 2020 तक, instead of increasing, our target has gone down from 3% of GDP to 2.1%. And we are, as people of this country, we are expected to be grateful for this. कि चलो 1.3 से कम 2 तो कर दिया, we are eternally grateful to you. मतलब ये हाल हुआ है. But जो भी है, अगर 2% भी हो जाए और वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे या पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन करेंगे. ये बोल रहे हैं कि हेल्थ पे खर्च करेंगे. अब हेल्थ पे खर्च करना इज अ वेरी वेग टर्म, बिकॉज एज वी सॉ इन आयुष्मान भारत वाला स्कीम, खूब सारा पैसा लगाओ स्कीम में, लेकिन स्कीम का आधा से ज्यादा पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बिल भरते हुए जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट स्ट्रेंथन योर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या हो जाएगा, बड़ा हेल्थ का बजट का जो एक good chunk of your money is going to go into Ayushman Bharat in the name of health security for people. But what you're actually doing is that amount of money, or a good portion of that amount of money, you're going to transfer into the hands of the private sector. That money which you should have used to strengthen your public health sector. Because as the pandemic, one of the greatest thing this pandemic has done is show why private sector can never be the answer when the country faces such a huge problem like a pandemic. वो यहाँ ही नहीं, the reason why US is in the situation today that it is, the richest country in the world today is seeing the highest number of deaths and huge amount of COVID cases, simply because वहाँ पे public health infrastructure नाम का कोई चीज ही नहीं है. They only have a private for profits health sector. And हम भी वही वाले situation में है. And if you see, the countries which are worst affected are the countries where you have a profiteering health sector. And without a public infrastructure, you cannot ever face a pandemic like this. So that is something which is becoming very clear through COVID. That is a huge advantage which has happened because of COVID, because thousands and lakhs of people have been, what do you call it, protected, traced, treated, totally free of cost in the public health. जितना भी बुरा हो, जो भी हो, there are lots of problems with our government hospitals. मतलब you can't even count कि जितना problems है. वहाँ पे बड़े सारे problems हैं, लेकिन एक तो है कि इस time में thousands of people have got free treatment. मतलब गए, अंदर गए, treat हो गए, वापस आ गए, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि मतलब आप कौन से स्कीम में है, कौन से क्या है, आप आयुष्मान है कि whatever. That's what we need. कि when you're in an emergency, when you're facing an illness,
how does anybody, why would you want कि कौन सा स्कीम है, क्या है, कितना पैसा है जेब में, इंश्योरेंस है नहीं है, इंश्योरेंस अगर अच्छा वाला है तो तुमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं है तो बुरा ट्रीटमेंट मिलेगा। कम से कम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है ये है कि एवरीबडी इज पुट इनटू द सेम हेल होल, तो एवरीबडी गेट्स द सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, आपका अप्रोच है तो आपको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा पब्लिक में। But the point is, you have seen the importance of a public health infrastructure. Without a strategy, what is it, a government strategy to face more, and we are going to have more epidemics. We are going to have more pandemics. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप नहीं बोल रहे, ये WHO जैसे बड़े-बड़े scientists, बड़े-बड़े organizations are saying that this is not the last pandemic. We are going to face more. अगर ये बात है तो now it is everybody realizes कि health is not just about कि एक सोशल अच्छाई के लिए कर लीजिए क्योंकि किसी का अच्छा हो जाए, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज बिकम क्रूशियल फॉर योर इकोनॉमी। अगर ऐसा एक पैंडेमिक और एक बार हो गया तो इकोनॉमी का तो हो गया काम। As it is, economy totally is destroyed because of this pandemic. You can imagine if there are more pandemics. So now it has become an economic imperative to have a good health system. It has become a question of national security that you have a good health system. कि आपका अगर सारा दवाई चाइना से आ रहा है and you are depending on China for your दवाई, तो next time there is a pandemic and चाइना के साथ आपका अच्छा नहीं बन रहा है तो फिर आपका दवाई भी तो बंद हो जाएगा। So these are all issues which the pandemic is now showing you कि कितना ज्यादा हमारा public health infrastructure का importance है and कितना ज्यादा public health infrastructure is in such a bad shape कि it cannot take the load at this point of time. तो अगर आप ज्यादा पैसा लगाने वाला है तो आपको public health infrastructure पे लगाना पड़ेगा। That is the best thing that has happened with the pandemic, that it has shown the importance of having a good working public health infrastructure.